Hello dear students. So this is the fourth video on the topic of isomerism. और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे. और क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में बच्चों एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं C6H14, ठीक है, या मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दूं C4H10O, ठीक है. तो अब जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है या ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस टाइप का होगा कि बोला जाएगा कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितने हो सकते हैं, कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बनेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो आपको ऑब्वियसली सभी स्ट्रक्चर सोचने पड़ेंगे कि कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, एक बार जब आपने सब स्ट्रक्चर्स बना लिए तो उन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने के बाद आपको उनके बीच में रिलेशन भी सोचना होगा कि ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं या पोजिशनल आइसोमर्स हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस किस तरह से किए जाते हैं, कैसे इन्हें अप्रोच किया जाता है, यही सब चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं हूं आपका टीचर शिवम मिश्रा एंड आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चंस. तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे बेटा, उनमें सबसे पहला काम तुम्हें ये करना होगा कि तुम्हें जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यूज करके आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट डी. अच्छा भाई, अब डी का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, स्ट्रक्चर से डी कैसे निकाला जाता है ये बात भी हम लोग जानते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से डी कैसे निकालें ये कॉन्सेप्ट हमें अभी नहीं पता है. ठीक है, तो इसी को हमें सीखना है सबसे पहले तो कि कैलकुलेशन ऑफ डी फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया रहेगा और उसकी मदद से हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल का डी कैलकुलेट कर लेंगे. एक छोटी सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जल्दी से, और फिर हम लोग सबसे पहले कुछ डी निकालने की प्रैक्टिस करते हैं. तो जैसे बच्चों मान लो कि आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है CaHbNc एंड OD. इस तरह से आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है. Ca मतलब A क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, B क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, C हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स एंड D हो गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. इस टाइप से आपको क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है. ठीक है, तो DU निकालने का जो ट्रिक है या फॉर्मूला है वो होता है C+1 माइनस H-N/2. ठीक है, इस तरह से हम लोग DU निकालते हैं. C क्या है यहाँ पर, C है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, H क्या है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और N क्या है द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को DU निकालना है C+1 माइनस H-N/2. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें कभी भी ऑक्सीजन के एटम से मतलब नहीं रहता है. ऑक्सीजन के एटम वहां पर हैं नहीं हैं, कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम से हमारा कोई लेना देना नहीं है एज फार एज कैलकुलेशन ऑफ DU इज कंसर्न. तो अगर हमें DU निकालना है तो ऑक्सीजन एटम से हमें कोई मतलब नहीं है. तो हमें मतलब अब किससे रह गया, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से. तो जैसे इस केस में अगर हम लोग DU निकालना चाहेंगे तो C की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो कि हो जाएगा A, और फिर हम लोग लिखेंगे A+1 माइनस हाइड्रोजन एटम्स की जगह पुट कर देंगे B, नाइट्रोजन एटम्स की जगह पर C. ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है तो B माइनस C/2. इस तरह से हम लोग DU निकाल सकते हैं. अच्छा, फिर एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे हमें डिस्कस करने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कभी सल्फर दिखाई दे. ठीक है, तो सल्फर को आपको ट्रीट करना है लाइक ऑक्सीजन. ठीक है, सल्फर को किसकी तरह ट्रीट करना है, ऑक्सीजन की तरह, क्योंकि ये सेम फैमिली के हैं. ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, सेम ग्रुप के हैं ये, है ना. तो अगर कभी आपको सल्फर दिखाई दे रहा है तो उसको आप ऑक्सीजन की तरह ही ट्रीट करो. मतलब जैसे ऑक्सीजन को आपने कंसिडर नहीं किया उसी तरह आप सल्फर को भी कंसिडर मत करो. अच्छा भाई, फिर आपको अगर कभी फास्फोरस दिखाई दे रहा है
तो फॉस्फोरस बच्चों किस फैमिली का है? नाइट्रोजन फैमिली का। तो फॉस्फोरस को आपको क्या करना है? इट इज ट्रीटेड लाइक नाइट्रोजन, जो जिस ग्रुप का होगा उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा। तो फॉस्फोरस इज ट्रीटेड लाइक नाइट्रोजन, मतलब जहां पे आप नाइट्रोजन के एटम्स जोड़ रहे थे वहां पे फॉस्फोरस के एटम्स भी आप पुट कर दोगे, ठीक है। अभी और एग्जांपल लूंगा तो वहां से बात क्लियर हो जाएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि हैलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये सब को ट्रीट करना है किसकी तरह से? हाइड्रोजन की तरह से, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इन्हीं के ग्रुप में आता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की दो लोकेशन बोलते हैं ना हम लोग, एक तो एल्कली मेटल्स के साथ भी डालते हैं और दूसरा हेलोजेंस के साथ भी डालते हैं, ठीक है। हेलोजेंस जो है वो सब हाइड्रोजन की तरह मोनोवेलेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल वैलेंसी रहती है। तो हेलोजेंस आर ट्रीटेड लाइक हाइड्रोजन, ठीक है। तो बस इतनी सी बात से अब हम लोग तैयार हैं डीयू का कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन डीयू का कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली हम लोग कर ही लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, कुछ ज्यादा खास काम इसमें नहीं करना है, बट फायदा क्या होगा इससे, ठीक है। तो ये बात हम लोग अब समझते हैं और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मीनिंग ऑफ डीयू, जो कि हम काफी हद तक पहले से जानते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। तो डीयू निकालने से फायदा बच्चों ये होगा कि तुम्हें जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है उससे रिलेटेड तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा उसके स्ट्रक्चर को लेकर के। मेरी बात का और क्या मतलब है ये मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि किसी मॉलिक्यूल का हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें दिया है उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए डी की वैल्यू 0 आ जाए। तो डी की वैल्यू 0 आने का क्या मतलब निकलेगा? डी की वैल्यू 0 आने का मतलब निकालूंगा मैं कि इस मॉलिक्यूल में ना तो पाई बॉन्ड है, ना तो पाई बॉन्ड है, हो सकता है, या ना ही रिंग हो सकती है। तो मैं ऐसे केस में कोई रिंग भी नहीं सोचूंगा और कोई पाई बॉन्ड भी नहीं सोचूंगा, मतलब मैं एक सिंपल ओपन चेन स्ट्रक्चर सोचूंगा ऐसे मॉलिक्यूल का जिसका डी 0 हो, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि अगर मान लो हमने सॉल्व किया और डी की वैल्यू 1 आ गई, तो डी बराबर 1 का क्या मतलब है? डी इक्वल्स टू 1 का मतलब हो सकता है या तो मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, या फिर और मॉलिक्यूल में एक रिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर मैं ए साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बना रहा हूं और डी 1 है, तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बना रहा हूं तो मैं बनाऊंगा एक पाई बॉन्ड सोचूंगा वहां पर, ठीक है। और अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं तो रिंग है, तो वहां पर फिर मैं पाई बॉन्ड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बच्चों देखो डी 1 है, ठीक है। तो अगर डी 1 है तो या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है और या तो एक रिंग हो सकती है। अगर मैंने रिंग भी बना दी और पाई बॉन्ड भी बना दिया तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रिंग और एक पाई बॉन्ड आ जाने से डी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं पाई बॉन्ड के साथ सोचूंगा तो मैं रिंग नहीं बनाऊंगा, और अगर मैं रिंग के साथ सोचूंगा तो मैं पाई बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि डी की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो फिर इसी तरह से आप सपोज करो कि अगर मान लो कभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है और उससे डी की वैल्यू 2 आ जाए, तो डी 2 आने का मतलब क्या हो सकता है? डी 2 आने के काफी सारे मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो हो सकता है कि 2 पाई बॉन्ड हो, दूसरा मतलब हो सकता है कि 2 रिंग हो, और तीसरा मतलब हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड प्लस एक रिंग। तो ये सब अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनेंगी और डी निकालने से हमें एक रफ आइडिया हमेशा मिल जाएगा कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मूला याद किया C+1 माइनस H माइनस n/2, इस फॉर्मूले को फटाफट कुछ सिचुएशंस में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं कैलकुलेट du in each of the following, calculate du in each of the following examples। इन सभी एग्जाम्पल्स में हम लोगों को du कैलकुलेट करना है। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। आइए स्टार्ट करते हैं du का कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देते जाऊंगा और आपको चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकालिए और फिर मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, तो उसके साथ आप सोल्यूशन अपना चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला फॉर्मूला है C4H6, ठीक है। तो C4H6 का मुझे du निकालना है।
तो मैंने निकाला du इज इक्वल्स टू C+1। तो C+1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, C+1 की जगह पर मैंने पुट कर दिया 4+1। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तो रखा 4+1, ठीक है, माइनस, अब क्या करना होता है H माइनस एन, तो इसमें n तो है नहीं तो n को छोड़ दो, केवल हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर दो 6/2 कर दो। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 + 1 5 माइनस 3, तो 5 - 3 करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल C4H6 का du कितना आया, 2 आया। अच्छा, अब ये बात क्या है कि अगर हम थोड़ा सा और इंटेलिजेंट बने, अपने दिमाग को और शार्प करें, तो हम इस फॉर्मूले को देख के तुरंत समझ सकते थे कि du 2 है। ऐसा मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि C4H6 मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये एक एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है। भाई ये किस टाइप का है, CnH2n-2, तो CnH2n-2 एल्काइन का फॉर्मूला है, और एल्काइन में क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड, और 2 पाई बॉन्ड है तो du क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से भी सोच सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है C4H8। C4H8 में du निकालना है, फॉर्मूला लगाते हैं पहले, C+1 माइनस H माइनस n/2, तो n तो है नहीं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8/2, ये मेरे पास आ जाएगा 4 और 1 5 -4 du1 आ गया। ठीक है, मैं लॉजिकली भी सोचूं तो मैं ऐसे भी सोच सकता था C4H8 CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, और एल्कीन में एक पाई बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड है तो du कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड होता है 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगला इलस्ट्रेशन है बच्चों C4H10। ठीक है, अब देखो ये मुझे देख के समझ में आ रहा है, ये CnH2n+2 एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है तो इसका du 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एल्केन तो सैचुरेटेड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड वगैरह नहीं होता उनमें। ठीक है, तो दिस इज CnH2n+2 टाइप का, और निकाल के देखो आप, 4+1 माइनस 10/2 है ना, C+1 माइनस H/2, n तो है नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 5 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर पे आ गए हम लोग, कौन से नंबर पे आ गए, 4 नंबर पे आ गए, है ना। तो 4 नंबर है C6H6, इसका du निकालो। तो C6H6 का du अगर तुम निकालते हो तो ये आ जाएगा C+1 माइनस H/2, तो 6/2 करोगे तो 6+1 माइनस 6/2 ये आ जाएगा 7 - 3, और du की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के बराबर। ठीक है, तो du इक्वल्स टू 4, ये भी तुम्हें एक हिंट अभी से देता हूं, आगे के लिए बहुत उपयोगी बात है ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, कि du इक्वल्स टू 4 बच्चों जब भी आपको दिखे किसी क्वेश्चन में, तो आपके मन में एक बार के लिए बेंजीन रिंग जरूर आना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम हो, है ना, 6 7 8 इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, और du 4 हो। ठीक है, तो देखो तुम जानते हो बेंजीन रिंग तो तुम जानते हो क्या है। ठीक है, बेंजीन रिंग में क्या है, एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए ये बात तो तुम्हें इसका मालूम है कि इसका du 4 है। और बेंजीन रिंग के लिए मिनिमम 6 कार्बन तो होने ही चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा भी हो सकते हैं, अब तुम इधर एक मिथाइल लगा दो तो 7 हो गए। ठीक है, उसी को और इथाइल लगा दो तो 8 हो गए, समझ रहे हो। तो इस तरह से अगर 7 8 6 10 इस तरह से कार्बन दिखें और du इक्वल्स टू 4 दिखे, तो हमारे मन में एक बार बेंजीन रिंग जरूर आना चाहिए। और बेंजीन रिंग का du 4 क्यों है ये समझाने की जरूरत नहीं है, 3 पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, इसलिए इसका du कितना है, 4। तो du इक्वल्स टू 4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हिंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ बेंजीन मॉलिक्यूल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि du इक्वल टू 4 का मतलब बेंजीन ही हो सकता है और भी कुछ ऑप्शंस हो, बट बेंजीन एक बहुत प्रबल दावेदार है du बराबर 4 का, और बहुत कॉमन मॉलिक्यूल भी है इस वजह से। ठीक है, तो मन में बेंजीन रिंग आनी चाहिए अगर du 4 आ रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपको मैंने दिया C4H8O दिया। चलो इन क्वेश्चंस को खुद से करना स्टार्ट करो। एग्जाम्पल नंबर 6 में मैंने दिया C4H8O2 दिया। एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने आपको दिया C2FClBrI। ठीक है,
5 6 7 फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं। देखो, ऑक्सीजन से मुझे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से मुझे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन एटम को इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो अब मतलब किससे बचा, C4H8 से। और C4H8 CnH2n एल्कीन टाइप का फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में हमने निकाला भी था। तो इसका DU आ जाएगा 1 के बराबर, इसका भी DU आ जाएगा 1 के बराबर। आप फॉर्मूला लगा के निकाल लेना। ऑक्सीजन से हमें मतलब है नहीं, C4H8 से हमें मतलब है, फॉर्मूला लगा सकते हो, निकाला था थोड़ी देर पहले। और ऐसे भी सोच सकते हो कि CnH2n एल्कीन टाइप का फॉर्मूला है तो DU 1 हो जाएगा। इसी तरह से 5 में भी सोच सकते हो। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में FClBrI हेलोजन दिख रहे हैं। तो हेलोजन को किसकी तरह सोचना होता है किसकी तरह, हाइड्रोजन की तरह। तो इसको मैं लिखूंगा C2H4, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा C2H4। तो फॉर्मूला इसका हम लोग लिखेंगे C2H4। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने सभी हेलोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, ऐसा मैं सोच रहा हूं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग DU। एक्चुअल में तो ये मॉलिक्यूल यही है जो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ DU निकालने के पर्पज से इस तरह से सोच रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया C2H4। और फिर ये तो CnH2n टाइप का दिख रहा है, तो DU तो इसका फटाफट सोचा जा सकता है। DU इसका कितना हो जाएगा, DU विल बी इक्वल्स टू 1। आप फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हो, है ना। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो जल्दी से, DU हो जाएगा 2 + 1 - 4/2, ठीक है। तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। हैलोजेंस आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इज C4H11 और N, नाइट्रोजन का एटम आ गया, ठीक है। तो DU निकालना है। DU कैसे निकालेंगे, 4 + 1 - 11 - 1/2, ठीक है। C + 1 H - N/2। तो आप देख सकते हो भाई, ये 5 और ये भी 5, 10/2, तो ये 5 - 5 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, C2H5NO, इसका DU निकालना है बच्चों, C2H5NO का। तो वीडियो को पॉज करके निकालिए आप एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग भाई DU निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन से मतलब है नहीं, हमें मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। तो बस अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इट विल बी 2 + 1 - 5 - 1/2, इस तरह से हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 3, और ये हो जाएगा 4/2, तो 2 आ जाएगा। तो 3 - 2 करोगे तो DU विल बी इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की मदद से DU निकाल सकते हैं। और फिर DU निकाल के हमें क्या करना है ये मैं आपको समझा चुका हूं, DU का मीनिंग क्या है ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स एंड लेट अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, write all possible structures of molecular formula C6H14। तो C6H14 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जितने भी संभव स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो एक एक स्ट्रक्चर बनाओ, एंड ऑल्सो स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन देम, है ना, उनके बीच का रिलेशन भी स्टडी करो। स्टडी द रिलेशन, स्टडी द रिलेशन, ठीक है, स्टडी द रिलेशन बिटवीन देम, स्टडी द रिलेशन बिटवीन देम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों दिया हुआ है C6H14। तो सबसे पहला काम तो मैंने ये किया कि इसका मैंने DU कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कैलकुलेट DU। तो DU मैंने कैलकुलेट किया, तो DU की वैल्यू वैसे तो मुझे समझ में आ रही है 0 आ जाएगी, क्योंकि CnH2n+2 टाइप का है, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए एक बार कर लेते हैं। तो 6 + 1 - 14/2, ठीक है। तो ये 7 - 7 0 आ जाएगा। अब DU = 0 का मतलब निकला कि इस स्ट्रक्चर में, ठीक है, कहीं भी कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा और कहीं भी किसी रिंग का प्रेजेंस नहीं होगा, ना ही पाई बॉन्ड होगा और ना ही रिंग होगा।
तो यानी कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ओपन चेन स्ट्रक्चर सोचने हैं, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर सोचने हैं 6 कार्बन वाले। ठीक है, तो आओ हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो मेरे पास ये है कि मैं एक 6 कार्बन की सीधी सीधी चेन बना लूं। ठीक है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मैंने एक स्ट्रेट चेन बना दी। ठीक है, अच्छा दूसरा काम मैं कर सकता हूं कि मैं एक 5 कार्बन की चेन बनाऊं। ठीक है, 5 कार्बन की चेन बनाऊं और एक कार्बन की ब्रांचिंग करा दूं। अब ब्रांचिंग जब होगी बच्चों, तो वो ब्रांचिंग हमेशा किसी इंटरमीडिएट वाली पोजीशन पर ही हो सकती है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अब 5 कार्बन की चेन बनाए और ये लीजिए हमने एक कार्बन की ब्रांचिंग करा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। ये जो स्ट्रक्चर तुमने अभी बना दिया, ये वही पहला वाला ही स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखो मेन चेन कितने की है, 6 ही कार्बन की। ठीक है, तो तुम्हें जब ब्रांचिंग करवानी होगी तो ब्रांचिंग हमेशा इंटरमीडिएट पोजीशन पर, यहां पर ब्रांचिंग होगी, है ना। कोने में ब्रांचिंग ब्रांचिंग नहीं है, वो तो वही कंपाउंड बन गया ना, उसमें भी 6 ही चेन है, मतलब 6 ही कार्बन है उसके मेन चेन। तो दैट इज नॉट अ डिफरेंट कंपाउंड। तो फिर से बनाते हैं एक बार। तो फिर से मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई और 5 कार्बन की चेन बना के एक बार ब्रांचिंग यहां करा दी। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5, और एक ब्रांचिंग यहां करा दी। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर देखिए आपने ब्रांचिंग यहां कराई, आपने ब्रांचिंग फिर यहां कराई इस वाले स्ट्रक्चर में, अब आप यहां ब्रांचिंग करा दीजिए। तो देखो इस पे ब्रांचिंग करवाना और इस पे ब्रांचिंग करवाना ये सेम बात है, ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये वाली पोजीशन और ये पोजीशन आइडेंटिकल है। आप अगर इस वाली पोजीशन पर अगर ब्रांचिंग कराओगे तो सेम ही मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अगर ये सब जो मार्क्स लगाए मैंने एक बार के लिए इनको हटा दूं, ठीक है, तो ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है, दिस इज व्हाट, इसमें अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या आएगा बच्चों, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल पेंटेन। नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 एंड सो ऑन, समझ गए होगे तुम आगे 4 और 5। ठीक है, अब तुम अगर कह रहे हो कि हम फिर से इधर करा दें, मान लो मैं एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना दूं, लेट्स से ये 5 कार्बन हो गए और तुम बोल रहे हो इधर वाली पोजीशन पे कराऊं, तो फिर से सेम ही स्ट्रक्चर तो बना, ये अलग स्ट्रक्चर थोड़ी ना है। इसमें देख लो ये मेन चेन हो गई, और जरा नंबरिंग करो तो इधर से अब नंबरिंग करोगे तो ये भी तो क्या है, 2 मिथाइल पेंटेन ही है, तो ये अलग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरह से मैंने 5 कार्बन की चेन और एक कार्बन की ब्रांचिंग करा के 2 स्ट्रक्चर बना लिए। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी एंड दिस इज स्ट्रक्चर सी। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर कोई नया नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर भी कोई नया नहीं है, रिपीटेड है, 3 स्ट्रक्चर बने। अच्छा जी, और क्या काम हो सकता है, चलो सोचो। और नेक्स्ट काम ये हो सकता है कि अब तुम 4 कार्बन की चेन बनाओ, 4 कार्बन की चेन बनाओ और 2 कार्बन की तुम ब्रांचिंग करा दो। अब 2 कार्बन की जब तुम्हें ब्रांचिंग करानी है, बहुत ध्यान से सुनो, 2 कार्बन की ब्रांचिंग तुम्हें करानी है, तो एक काम तो तुम ये कर सकते हो कि तुम 2 मिथाइल लगाओ। ठीक है, 2 कार्बन की साइड चेन रखनी है तो 2 मिथाइल लगाओ या 1 इथाइल लगा दो। ठीक है, ध्यान से सुनो, 1 इथाइल लगा दो। अब सपोज करो अगर तुमने 1 इथाइल लगाया, तो पहली बात तो इथाइल जो लगाओगे वो या तो यहां लगाओगे या तो यहां लगाओगे, दोनों में से किसी भी एक जगह लगाओ, दोनों सेम है, आइडेंटिकल पोजीशन से दोनों, है ना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो दोनों में से किसी भी एक जगह पे तुम इथाइल लगा दो, चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अच्छा अब सपोज करो कि तुमने अगर यहां पर लेट से अगर तुमने इथाइल लगाया, मान लो, है ना, तुमने 2 कार्बन की साइड चेन इथाइल लगा दिया, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये एक नया मॉलिक्यूल मिला? द आंसर इज नो। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी भी इसमें मेन चेन 5 कार्बन की है, दिस इज सेम एज सी। ये जो स्ट्रक्चर तुमने बनाया है ये सी ही है, तो ये अलग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, तो इथाइल लगाने का ऑप्शन तो नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो, फिर 1 इथाइल नहीं लगा सकते तो तुम 2 मिथाइल लगाओ। ठीक है, अब 2 मिथाइल कैसे लगा सकते हो? 2 मिथाइल ऐसे लगा सकते हो कि पहले तो बीच वाले में ही लगाना है। अब बीच वाले में चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ, तो दोनों मिथाइल लगा दो तुम एक ही कार्बन पे, दोनों मिथाइल तुम एक कार्बन पे लगा दो।
या 2 मिथाइल तुम आजू बाजू वाले कार्बन पे लगाओ, इस तरह से। समझे मेरी बात को? तो इतने तुम्हें टोटल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ए बी सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा मत बोलना सर 3 कार्बन की चेन रख के 3 की ब्रांचिंग करा दे, तो वो नया स्ट्रक्चर तुम नहीं बना पाओगे, है ना। चाहो तो कोशिश करके देख लो कि सर मैं 3 कार्बन की चेन रखूं और 3 की ब्रांचिंग कराऊं, तो 3 की ब्रांचिंग कराओगे तो ब्रांचिंग छोटी होनी चाहिए ना भाई। तो वही स्ट्रक्चर मतलब जो साइड चेन है वो मेन चेन होने लगेगी, तो रिपीट हो जाएंगे स्ट्रक्चर। जैसे 3 कार्बन की मेन चेन बना करके तुम सपोज करो बोलो हम एक प्रोपाइल लगा देते हैं, तो एक प्रोपाइल अगर तुमने लगाया तो नॉर्मल प्रोपाइल ये हो गया। अब ये सेम ही स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर बना चुके हो पहले। इसमें मेन चेन कितने की है? इसमें मेन चेन 5 कार्बन की है, तो ये नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल कितने अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन पाए? टोटल तुम्हारे पास 5 ऑप्शंस हैं। मैं एक बार के लिए दोबारा से उन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं सिर्फ कार्बन स्केलेटन बनाऊंगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1, 6 कार्बन की चेन, ठीक है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दिस इज ए। दूसरा है 1 2 3 4 4 5 कार्बन, और एक बार यहां मिथाइल आया, और 1 2 3 4 5 कार्बन, एक बार यहां मिथाइल आया, ठीक है। फिर है 4 कार्बन की चेन और 2 मिथाइल, इस तरह से। और फिर है 4 कार्बन की चेन और 2 मिथाइल, इस तरह से, ठीक है। सभी को नाम दे देते हैं। ये है ए, ये है बच्चों बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई। अब ये सब एक दूसरे का आइसोमर्स हैं, ये तो क्लियर कट बात है, इसमें तो कोई डाउट जैसी चीज रह नहीं गई, ठीक है। तो चलो इन सब में हम लोग रिलेशन स्टडी करते हैं। तो ए जो है वो सभी के साथ चेन आइसोमर है, क्योंकि ए में मेन चेन 6 कार्बन की है, बाकी किसी में भी मेन चेन 6 कार्बन की तो नहीं है। तो ए इज चेन आइसोमर विथ ऑल अदर्स, मतलब ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, इन सभी के बीच का रिश्ता जो है वो क्या है? चेन आइसोमर्स का है। अच्छा, फिर इसके बाद बी और सी के बीच का रिश्ता, बी क्या है? बी इज 2 मिथाइल पेंटेन एंड सी इज 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, बस लोकेंट का डिफरेंस है। तो बी और सी के बीच का जो रिश्ता है वो है पोजिशनल आइसोमर्स का। बी एंड सी आर पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से डी और ई, डी क्या है? 2,2 डायमिथाइल ब्यूटेन, और ई क्या है? 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन। 2,2 2,3, सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है। तो डी और ई के बीच का रिश्ता भी पोजिशनल आइसोमर्स का है, और इनके अलावा और कोई भी रिश्ते तुम सोचोगे वो सारे चेन होंगे। जैसे बी और डी, मतलब इन दोनों में से, बी और सी में से कोई एक ले लो, ठीक है। बी और सी में से कोई एक लो, बी और सी में से कोई एक लो, और डी और ई में से कोई एक लो, मतलब बी डी बी ई ले लो, या सी डी सी ई ले लो। तो ये सभी रिश्ते जो हैं चेन अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों में बी और सी में मेन चेन है किसकी? 5 कार्बन की, और डी और ई में मेन चेन कितने की है? 4 कार्बन की। तो बी और सी में से कोई भी एक लो, जैसे बी और डी ले लो, या बी और ई ले लो, इसी तरह से डी और ई में से एक लो। तो ये सभी रिलेशन जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके होंगे? चेन आइसोमर्स के। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने एनालिसिस करी एक क्वेश्चन की, जिसमें हमने सभी स्ट्रक्चर बनाए और फिर उनके बीच में हमने रिलेशन स्टडी की। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8, ठीक है, और काम हमें वही करना है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसके बताने हैं, ठीक है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, और फिर उसके बाद हमें उनमें रिलेशनशिप भी स्टडी करना है। ओके, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें? डी यू निकाल लें। तो डी यू यहां पर अगर फॉर्मूले से निकालें तो 4 + 1 माइनस ऑफ 8/2, तो ये डी यू 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। या मैं लॉजिकली भी सोच सकता था CnH2n, एल्कीन टाइप का फॉर्मूला है तो डी यू 1 ही होना है। अब डी यू अगर 1 है तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई? एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि इसमें एक पाई बॉन्ड हो,
या दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रिंग हो। ठीक है, जब मैं पाई बॉन्ड लगाऊंगा तो मैं रिंग नहीं सोचूंगा, और रिंग अगर नहीं होगी तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, और अगर रिंग होगी तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बने पाई बॉन्ड के साथ, या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बने विदाउट पाई बॉन्ड, बिना पाई बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो आओ अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स अगर हम लोग सोचें यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो बच्चों अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर 4 कार्बन है, C4 दिया हुआ है। तो C4 अगर दिया है तो सबसे पहले तो मैं कर सकता हूं कि 4 कार्बन की चेन बना लूं। ठीक है, अच्छा मुझे इसमें एक पाई बॉन्ड भी लगाना है, तो पाई बॉन्ड या तो मैं यहां लगा सकता हूं, या फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि 4 कार्बन की चेन बना के यहां पाई बॉन्ड लगा सकता हूं। यहां पे पाई बॉन्ड लगाऊंगा तो फिर से यही वाला स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर ये हो गए। अच्छा फिर और क्या काम कर सकते हैं, और काम कर सकते हैं कि हम 3 कार्बन की चेन बनाएं और 1 कार्बन की ब्रांचिंग करा लें। ठीक है, और इसमें पाई बॉन्ड लगाएं। अब इसमें पाई बॉन्ड लगाने के लिए चाहे इस पोजीशन पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, तीनों जगह से तुम्हें सेम ही मॉलिक्यूल मिलने वाला है। ठीक है, तो इनको मैं एक बार हटा देता हूं, और पाई बॉन्ड अब आप लगा के देखिए, तो किसी भी एक जगह लगा दीजिए। जैसे यहां पाई बॉन्ड आपने लगाया, तो यहां अगर आपने पाई बॉन्ड लगाया तो बच्चों ये मॉलिक्यूल क्या बना, ये मॉलिक्यूल बन गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। 2 मिथाइल है ना, ऐसी नंबरिंग करोगे 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब तुम्हारी मन की संतुष्टि के लिए मैं एक जगह पाई बॉन्ड और लगा के दिखा देता हूं तुम्हें। मान लो तुमने यहां पाई बॉन्ड लगाया होता तो भी तो सेम ही स्ट्रक्चर बनता। देखो फिर भी तुम इसी तरह से मेन चेन सेलेक्ट करते 3 कार्बन की, तो भी ये क्या हो जाता 2 मिथाइल और प्रोप 1 इन। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इनको 2 बार नहीं जोड़ना है, एक ही बार हम लोग जोड़ेंगे। तो ये बन गए मेरे कौन से, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स। अच्छा फिर अब साइक्लिक भी पॉसिबल है। तो साइक्लिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, साइक्लिक में एक पॉसिबिलिटी है मुझे 4 कार्बन बनाने हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि मैं 4 कार्बन की सीधे सीधे एक चेन बना दूं, मतलब नॉट चेन सॉरी, 4 कार्बन की मैं एक रिंग बना दूं। ठीक है, तो एक रिंग ये बन गई। अच्छा और क्या कर सकते हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि मैं 3 कार्बन की रिंग बनाऊं, 3 मेंबर्ड रिंग बनाऊं, मतलब जैसे ये तो मैंने 4 मेंबर्ड रिंग बनाई। दूसरा मैं कर सकता हूं कि मैं 3 मेंबर्ड रिंग बनाऊं और इसमें किसी भी एक पोजीशन पे, चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, एक मिथाइल लगा दूं। ठीक है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अच्छा रिंग जब भी बनेगी तो 3 मेंबर्ड से कम तो रिंग बनेगी नहीं। तो अब ऐसा मत बोल देना सर फिर 2 मेंबर्ड की रिंग बना दें, 2 मेंबर्ड की रिंग नहीं बन सकती। रिंग कम से कम कितने की बनेगी, 3 मेंबर की रिंग बनेगी। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए एसाइक्लिक, और ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो हो गए साइक्लिक। तो टोटल मेरे पास कितने अलग अलग ऑप्शंस आए, असाइक्लिक में 3 और साइक्लिक में 2, है ना। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग चाहें तो यहां से मिटा दें, इसकी हमें जरूरत यहां पर नहीं है। ये टोटल 5 स्ट्रक्चर्स हो गए मेरे पास, है ना। टोटल एसाइक्लिक में 3 स्ट्रक्चर हैं और साइक्लिक में 2 स्ट्रक्चर हैं। अच्छा जी, अब हम लोग स्टडी करते हैं इनके बीच में रिलेशन। तो मान लो इनको अगर हम लोग नाम दे दें A B C, ये हो गया D और ये हो गया E। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब आपको सोचना है इनमें रिलेशन क्या है। तो A और B, ठीक है, A और B, A का नाम क्या है, ब्यूट 1 इन। ठीक है, B का नाम क्या है, ब्यूट 2 इन। भाई दोनों में मेन चेन 4 कार्बन की है, बस पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड डिफरेंट है। तो A और B के बीच का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हो जाएगा पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स। अच्छा फिर उसके बाद A और C या फिर B और C। ठीक है, अब A में 4 कार्बन की चेन, B में भी 4 कार्बन की मेन चेन, C में 3 कार्बन की मेन चेन और एक साइड चेन। तो A का C के साथ या फिर B का C के साथ, इनके बीच का जो रिलेशन है वो हो जाएगा चेन आइसोमर्स का। दे विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलो इसी तरह अगर हम लोग D और E के बीच का रिलेशन स्टडी करें, तो D और E के बीच का रिलेशन क्या है भाई, D एक साइक्लिक कंपाउंड है
इसमें जो पेरेंट चेन है ये 4 कार्बन्स की है, और ई भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसमें जो पेरेंट चेन है ये 3 कार्बन की है, 1 कार्बन की साइड चेन है। तो डी और ई के बीच में द रिलेशन विल बी ऑफ व्हाट, चेन आइसोमर्स। ठीक है, सो ए एंड बी आर पोजिशनल, ए सी एंड बी सी आर चेन, डी एंड ई आर चेन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड डी, मतलब मैं इस साइड का असाइक्लिक वाली साइड से एक कोई भी ले लूं और साइक्लिक वाली साइड से एक कोई भी ले लूं, ठीक है, मतलब ए बी सी में से कोई एक और डी या ई में से कोई एक, ठीक है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या है बच्चों, तो इनके बीच का रिलेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे चल के हम लोग इन्हें पढ़ेंगे। बट अगर एक हम ले लें ए साइक्लिक वाला और दूसरा हम लोग ले लें साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर, असाइक्लिक में से कोई एक और साइक्लिक में से कोई एक, तो इनके बीच का जो रिलेशन है दे आर द रिंग चेन आइसोमर्स। एक स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं और इन्हें बच्चों हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। जब एक आइसोमर रिंग के फॉर्म में हो और दूसरा आइसोमर ओपन चेन हो, ठीक है, एक आइसोमर साइक्लिक और दूसरा आइसोमर एसाइक्लिक, तो ऐसे आइसोमर्स को रिंग चेन आइसोमर्स भी बोला जाता है। आगे चल के और डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अभी हमने इसको नहीं पढ़ा है बट आगे हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगले स्ट्रक्चर को। अगला मान लीजिए आपको नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C5 एंड H10, C5H10 दिया हुआ है। तो इसमें भी आपको वही काम करना है कि ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर है, क्योंकि CnH2n टाइप का फॉर्मूला है, फॉर्मूले से भी निकाल के देख सकते हो 1 आएगा। अब DU1 का मतलब क्या निकला, एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग। पाई बॉन्ड होगा तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा और रिंग बनाओगे तो पाई बॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से ओपन चेन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो अब देखो दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे 5 कार्बन मुझे बनाने हैं। तो 5 कार्बन बनाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं 5 कार्बन की एक ओपन चेन बना लूं, मतलब सीधी चेन, है ना, सीधे सीधे 5 कार्बन की एक चेन बनाई। अच्छा जी, अब इसमें मुझे पाई बॉन्ड भी लगाना है। तो पाई बॉन्ड लगाने का क्या क्या ऑप्शन है, एक पाई बॉन्ड मैं यहां लगा सकता हूं, दूसरा मैं पाई बॉन्ड 5 कार्बन बना लूं, 1 2 3 4 5, और यहां पाई बॉन्ड लगा दूं। फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड लगाने से स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर देखिए ये तीसरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया, ये पाई बॉन्ड लगाया, तो बच्चों ये तीसरा नहीं है ना, ये और ये सेम है, दिस इज पेंट टू इन, दिस इज ऑल्सो पेंट टू इन। और इसी तरह कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर देखिए हम 5 कार्बन का बना लिए और यहाँ पाई बॉन्ड लगा दिए, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, ये भी पेंट 1 इन है, ये भी पेंट 1 इन है। तो पाई बॉन्ड लगाने के 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ या तो यहाँ, ठीक है। तो उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने एक ए स्ट्रक्चर बना दिया और दूसरा मैंने इसको हटा देता हूं, दूसरा मैंने यहां पाई बॉन्ड लगा के बी स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये और ये सेम ही स्ट्रक्चर है तो इसको काउंट नहीं करना है। तो 2 ऑप्शन ये हो गए। अच्छा, फिर 5 कार्बन की ओपन चेन बनाने के बाद और क्या कर सकते हैं, अब 4 कार्बन की चेन बना ले, ठीक है, और 4 कार्बन की चेन बनाकर 1 कार्बन की ब्रांचिंग कराएं। अब 1 कार्बन की ब्रांचिंग हम यही करा सकते हैं, यहां पे कराते तो भी सेम ही रहता, तो अलग चीज नहीं बनता, उससे सेम स्केलेटन रहता, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे पाई बॉन्ड लगाना है, अभी पाई बॉन्ड हमने नहीं लगाया है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड लगाने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, ठीक है। ये वाली दोनों पोजीशन है ना, लेट्स से इसको 1 अगर नाम दें और इसको भी अगर 1 नाम दे दें, तो ये वाली पोजीशन जहां मैंने दोनों जगह 1 लिखा है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं। आप इन दोनों में से कहीं भी पाई बॉन्ड लगाओ सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं एक बार बना के आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो 4 कार्बन की चेन थी, 1 कार्बन की ब्रांचिंग, यहां मैंने पाई बॉन्ड लगाया, ठीक है, एंड आई एम जस्ट ड्रॉइंग द कार्बन स्केलेटन, यहां पाई बॉन्ड लगाया। तो देखो बच्चों कुछ अलग अलग बना क्या, नहीं बिल्कुल नहीं बना। ये क्या बना है, 2 मिथाइल
ब्यूट 1-इन, और ये देखो क्या बना है 2-मिथाइल ब्यूट 1-इन, है ना। इसमें नंबरिंग इस तरह से करोगे 1 2 3 4, IUPAC वाली नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये दोनों सेम है। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप इस वाली पोजीशन पर पाई बॉन्ड लगाओ या इस वाली पोजीशन पर पाई बॉन्ड लगाओ, एक ही बात है। तो इन दोनों में से एक को काट देते हैं और एक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं C, ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? दूसरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज कर दी जाए, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहां लगा दिया जाए, ये स्ट्रक्चर अलग बनेगा। इसका IUPAC नाम करके देखो, दिस विल बी 2-मिथाइल ब्यूट 2-इन, ये था 2-मिथाइल ब्यूट 1-इन। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 4 कार्बन की चेन ली जाए और यहां पाई बॉन्ड लगा दिया जाए। तो इसका IUPAC नाम करके देखो, दिस विल बी, नंबरिंग कहां से करोगे? मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना होता है, ठीक है। तो दिस विल बी 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन, ठीक है। तो ये बना स्ट्रक्चर D और ये बना स्ट्रक्चर E, ये 5 स्ट्रक्चर बन गए एसाइक्लिक वाले, ओपन चेन वाले, है ना। अच्छा, फिर तुम सोचो सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि 5 कार्बन लेना है तो 3 कार्बन की चेन, ठीक है, 3 कार्बन की चेन बना दें और 2 ब्रांचिंग करा दें, वैसे भी तो कर सकते हैं। जैसे सर इस तरह बना लिया हमने, 3 कार्बन की चेन बनाई और लीजिए यहां पर 2 कार्बन की हमने ब्रांचिंग करा दी, ऐसा भी तो ऑप्शन है। तो हाँ, ये ऑप्शन तो है बच्चों, लेकिन अभी तुम्हें पाई बॉन्ड भी तो लगाना है। 5 कार्बन की चेन के लिए तो ऑप्शन है ये, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, इसमें पाई बॉन्ड भी लगाना है। अब इस तरह से बना तो लो, लेकिन इसमें पाई बॉन्ड लगाने का स्कोप नहीं है ना, क्योंकि कहीं पर भी, जैसे मान लो यहां पाई बॉन्ड लगाए, यहां लगाए, यहां लगाए या यहां लगाए, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, ये वाला कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन गए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें एल्कीन नहीं बन सकता इस तरह से, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। तो कितने स्ट्रक्चर आए आपके पास? टोटल आए 5 स्ट्रक्चर्स आए, ठीक है, टोटल 5 स्ट्रक्चर्स आए असाइक्लिक वाले। एक बार मैं चाहे तो फिर से बना देता हूं, एक बार जल्दी जल्दी। तो 1 2 3 4, 4 और 5 पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 और 5 यहां पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और 1 कार्बन की ब्रांचिंग, यहां पाई बॉन्ड, ठीक है, थोड़ा पाई बॉन्ड पास में बना देते हैं, ये हो गया। फिर अगला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 कार्बन की ब्रांचिंग, 4 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की ब्रांचिंग, यहां पाई बॉन्ड, और फिर उसके बाद अगला स्ट्रक्चर बना 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 कार्बन की ब्रांचिंग और यहां पाई बॉन्ड। दीज आर द 5 स्ट्रक्चर्स ओपन चेन वाले, A B C D और E। चलो इनके बीच में रिलेशन स्टडी करो। अब देखो A और B में 5 कार्बन की मेन चेन है और C D और E में 4 कार्बन की मेन चेन है, ठीक है। तो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं तो ऐसे बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो A B में से कोई एक लो और C D A में से कोई भी एक लो, तो ये तो बच्चों क्या हो जाएंगे, दे विल बी चेन आइसोमर्स, चेन की लेंथ अलग अलग है, ठीक है। और इन दोनों में से कोई लो, जैसे A और B के बीच में क्या रिलेशन है, A और B में तो बस नाम है पेंट 1-इन पेंट 2-इन, तो A और B में रिलेशन है पोजिशनल का, केवल पोजिशनल में लिख दे रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद C D और E, इन सब में बेसिक कार्बन का स्केलेटन सेम है, मतलब C D और E में से कोई भी 2 ले लो, C D चाहे D E चाहे C E, है ना। तो ये सब भी जो है वो क्या है, पोजिशनल है, ठीक है ना। लेकिन तुम इधर का एक लो, A और B में से any one और C D और E में से तुम लो any one, इधर दोनों में से कोई एक लो और इधर तीनों में से कोई एक लो, तो फिर चेन अलग अलग हो जाएगी और वो कैसे आइसोमर्स होंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। और लेकिन A B में से लो और C D E में से लो तो वो कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे, पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई असाइक्लिक वाले स्ट्रक्चर की। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर भी तो बन सकते हैं, साइक्लिक के बारे में तो अभी हमने सोचा ही नहीं, तो कंसिडर करते हैं अब साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक के बारे में बात करते हैं। तो साइक्लिक वाले के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हमारा C5H10,
और हमें अब सोचने हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। तो क्या क्या बनाया जाए भाई? तो सबसे पहले तो एक रिंग बना लेते हैं, 5 मेंबर रिंग बना लेते हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी हुई कि एक 4 मेंबर रिंग बनाते हैं और उसमें एक मिथाइल लगा देते हैं। हम मिथाइल कहीं भी लगा सकते हो, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, सबका नाम सेम होगा, सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या कर सकते हो? इसके बाद कर सकते हो 3 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है, 3 मेंबर रिंग बनाओ और 2 कार्बन की साइड चेन रखो। अब 2 कार्बन की साइड चेन रखने के लिए तुम एक इथाइल लगा सकते हो। अब एक इथाइल जब लगा रहे हो तो चाहे इस कार्बन पे आए, चाहे इस कार्बन पे आए, चाहे इस कार्बन पे आए, सेम बात होगी। या फिर एक इथाइल की जगह आप 2 मिथाइल भी लगा सकते हो। तो 2 मिथाइल लगा रहे हो तो सेम कार्बन पे भी लगा सकते हो। अब चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, सेम है। या 2 मिथाइल तुम आजू बाजू वाले कार्बन पे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से 2 मिथाइल लगा दो। अब आप इन दोनों पे लगाओ या इन दोनों पे लगाओ, कोई भी 2 पे लगा दो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये टोटल साइक्लिक में आपके पास आए कितने स्ट्रक्चर? 5 स्ट्रक्चर। तो 5 बने थे, याद करो, ओपन चेन वाले या असाइक्लिक वाले, और 5 स्ट्रक्चर बने हैं उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साइक्लिक वाले। चलो इनके बीच में रिलेशन स्टडी करते हैं। तो ए में जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की है, बी में पेरेंट चेन 4 कार्बन की है, सी में पेरेंट चेन 3 कार्बन की है, डी में भी 3 कार्बन की है और ई में भी 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो अब मैं जो सबसे डिफिकल्ट वाले थोड़े रिलेशन है उनको ले रहा हूं। जैसे अब मैं कुछ चीजें बोल दे रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं। जैसे पहली चीज मैंने ये बोली कि ए जो है इट इज चेन आइसोमर विथ ऑल, ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ए में ही पेरेंट चेन 5 कार्बन की है, बाकी कहीं भी पेरेंट चेन 5 कार्बन की नहीं है। ए इज चेन आइसोमर विथ ऑल, बी इज चेन आइसोमर विथ ऑल, बी भी सबके साथ चेन आइसोमर है। अच्छा, सी और डी में क्या रिलेशन है? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। सी और डी में, अब सी और डी में बच्चे बोलते हैं कि सर जो पेरेंट चेन है वो तो यहां भी 3 कार्बन की है और यहां भी 3 कार्बन की है। मैं बोलता हूं हां बच्चों, लेकिन जो बच्चों साइड चेन है वो तो अलग अलग है। चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या लिखी थी? आइदर पेरेंट चेन और साइड चेन, दोनों में से किसी में भी अगर डिफरेंस है तो वो चेन आइसोमर होते हैं। तो अगर आप सी में देखो तो साइड चेन है 2 कार्बन की, और अगर डी में देखो तो साइड चेन एक एक कार्बन की है। तो साइड चेन में डिफरेंस आ रहा है ना भाई। जैसे इसका नाम रखोगे तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, और इसका नाम रखोगे तो क्या रखोगे? 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो पोजीशन नहीं बोल सकते हो, पोजीशन होने के लिए सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सी और डी आपस में चेन आइसोमर हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी और ई भी आपस में चेन आइसोमर हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन डी और ई आपस में पोजिशनल आइसोमर है। डी एंड ई आर पोजिशनल आइसोमर्स। डी और ई पोजिशनल आइसोमर्स है क्योंकि डी का नाम क्या है? डी का नाम है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन और ई का नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है। तो डी एंड ई आर पोजिशनल, बाकी सारे के सारे आपस में चेन, ठीक है। चलिए, और ऑब्वियस सी बात है, ये बताने वाली जरूरत नहीं है कि ओपन चेन वाला कोई लेते हैं ऊपर से और साइक्लिक वाला लेते हैं तो वो आपस में कैसे हैं, जो हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। वो आपस में है प्यारे बच्चों रिंग चेन आइसोमर्स, वो आपस में है रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। चलो तो एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट ऑल alcohols with molecular formula C4H10O। ये H10 लिखा है मैंने, दिस इज 10, ठीक है।
इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम लोग, 1 मिनट की बात है। तो हमें क्या लिखने हैं, ऑल एल्कोहल्स लिखने हैं विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O लिखने हैं। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, DU सोचा, तो ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, बाकी एल्केन जैसा CnH2n+2 टाइप का फॉर्मूला है, तो DU की वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, तो मुझे यहां पे सिर्फ अल्कोहल ही बनाने हैं और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन बना ली। DU 0 है, रिंग मिंग तो सोचना नहीं है। तो 4 कार्बन की एक पूरी सीधी सीधी चेन बनाई, 4 कार्बन चाहिए, और मुझे अब किसी भी पोजीशन पर इसमें OH लगाना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो OH यहां लगा दूं या तो मैं OH यहां लगा दूं। ठीक है, अब यहां पे OH लगाने से नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक OH फिर यहां लगा दीजिए, तो नहीं भैया, ये स्ट्रक्चर B, तो ये भी क्या है B, ये भी ब्यूटन 2 ऑल है, इसका IUPAC नाम रखो। ठीक है, तो ये मेन चेन हो गई, ब्यूटन 2 ऑल, इसका नाम रखो, ये भी ब्यूटन 2 ऑल, तो ये अलग स्ट्रक्चर नहीं बना। फिर यहां लगा दो तो भी अलग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, ब्यूटन 1 ऑल, दिस इज A एंड दिस इज B, ब्यूटन 1 ऑल एंड ब्यूटन 2 ऑल। अच्छा, और क्या काम कर सकते हैं, और कर सकते हैं अभी कि हम लोग 3 कार्बन की चेन बनाएं और 1 कार्बन की ब्रांचिंग करा दें। ऐसा करने के बाद अब OH लगाना है। तो OH लगाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक तो OH यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इस कार्बन पे OH लगाओ, चाहे इस कार्बन पे OH लगाओ, चाहे इस पे लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, बना के देख लो, सेम स्ट्रक्चर बनेगा हर केस में। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि मैं 1 2 3 कार्बन की चेन, यहां ब्रांचिंग और यहां पर OH लगा दूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है। तो ये टोटल मेरे पास कितने बने, A B, और ये बन गया प्यारे बच्चों C, और ये बन गया D। टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अच्छा, A B के बीच में रिलेशन क्या है, थोड़ा रिश्ते भी स्टडी कर लिए जाएं, है ना। तो A और B के बीच का जो रिश्ता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है पोजिशनल आइसोमर्स, बिकॉज A इज ब्यूटन 1 ओल, B इज ब्यूटन 2 ओल। अच्छा भाई, C और D के बीच का जो रिश्ता है क्या कहलाता है, इनमें भी मेन चेन देखिए सेम ही है। इसका नाम आप क्या रखेंगे, इसका नाम आप रखेंगे 2 मिथाइल प्रोपन 1 ओल। इसका नाम क्या रखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल। 2 मिथाइल प्रोपन 1 ओल, 2 मिथाइल प्रोपन 2 ओल, सिर्फ लोकेन का डिफरेंस है। तो C और D के बीच का जो रिलेशन है वो भी क्या कहलाता है, पोजिशनल आइसोमर कहलाता है। C और D भी क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक, बट अगर मैं AC या AD लेता हूं, या मैं BC या मैं BD लेता हूं, तो इन सब में चेन चेंज हो गई, तो ये सब एक दूसरे के क्या हैं, दे आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, दे आर चेन आइसोमर्स। आइए फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। सो आई होप यू आर रेडी। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि C6H12। अब देखो क्या है कि तुम जैसे जैसे फॉर्मूला बड़ा करते जाओगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, है ना, बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जनरली क्या है कि बहुत बड़े फॉर्मूले नहीं दिए जाते हैं। जैसे तुम खुद से क्वेश्चन मत ले लेना सर C100 H200, तो पागल हो जाओगे, वहां पे इतने सारे स्ट्रक्चर बनेंगे बनाते बनाते। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला छोटा छोटा रहेगा। तो जैसे C6H12 के बारे में बात करें, तो अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको बोला गया है कि सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ही बनाओ। ठीक है, ओपन चेन वाले छोड़ दो, ऑल साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आप बनाओ। जस्ट कंसिडर द साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना के आप उनके बीच में रिलेशन स्टडी करिए। तो अटेम्प्ट करिए, इस क्वेश्चन को दिमाग लगाइए थोड़ी देर अपना। तो आइए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि यहां पर DU आपने निकाला होगा तो DU 1 आएगा, तो एक ही रिंग हो सकती है। अब एक रिंग में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन तो मेरे पास ये है, मैं उसको एक बार फिर से थोड़ा सा फ्रेश पेज पे स्टार्ट करता हूं। तो पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं एक 6 मेंबर्ड रिंग बना दूं। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया।
दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाऊं और एक कार्बन की ब्रांचिंग करा दूं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि मैं एक 4 मेंबर्ड की रिंग बनाऊं और 2 कार्बन की ब्रांचिंग कराऊं। अब 2 कार्बन की ब्रांचिंग मैं एक इथाइल लेके भी करा सकता हूं, या फिर 2 कार्बन की ब्रांचिंग मैं 2 मिथाइल लेके भी करा सकता हूं। अब 2 मिथाइल जब मैं लूंगा तो उन दोनों को या तो मैं सेम कार्बन पे लगा दूं, या फिर मैं उनको आजू बाजू वाले कार्बन पे लगा दूं। अब आजू बाजू 1 2 लगाना है तो कहीं भी लगाओ, चाहे इन दोनों पे लगाओ, चाहे इन दोनों पे लगाओ, चाहे इन दोनों पे लगाओ, कहीं भी लगाओ 1 2 ही बनेगा। या ऐसे भी कर सकता हूं कि इस तरह से लगा दूं, तो ये बन गया, 3 ऑप्शन बन गया। फिर से यहां पे लगाओगे तो सेम बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद ये स्ट्रक्चर जरा गिन लो कितने बने। 1 2 3 4 5 6, ABCDEF। अच्छा, फिर और क्या कर सकते हो, और कर सकते हो कि 3 मेंबर्ड रिंग बनाओ। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग बनाओ और 3 कार्बन की ब्रांचिंग। अब 3 कार्बन की ब्रांचिंग करनी है तो या तो एक प्रोपाइल लगा दो। ठीक है, या तो एक प्रोपाइल लगा दो। ठीक है, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। इसको ठीक कर लेते हैं। तो एक प्रोपाइल बना दो आप, है ना, तो इस तरह से। अच्छा, अब जो प्रोपाइल ग्रुप है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है एन प्रोपाइल और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर बने, है ना। मैंने 3 मेंबर्ड रिंग बनाई और प्रोपाइल की साइड चेंज कर दी। तो प्रोपाइल 2 होते हैं, एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर जो लगाया है ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज एन प्रोपाइल, है ना, दिस इज एन प्रोपाइल। ठीक है, और यहां पर जो लगाया है ये क्या है, दिस इज आइसोप्रोपाइल। अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बना ABCDEF G और H। अच्छा, फिर और क्या कर सकते हो, और कर सकते हो कि 3 मेंबर्ड रिंग बनाओ और 3 की साइड चेन रखनी है। तो अभी प्रोपाइल लगाए थे, अब क्या करो, एक इथाइल लगाओ और एक मिथाइल लगाओ। अब एक इथाइल और एक मिथाइल दोनों सेम कार्बन से लगाओ या दोनों अगल बगल वाले कार्बन से लगाओ, है ना। तो एक से इथाइल लगा दो और एक से मिथाइल लगा दो। अब किन्हीं दोनों से भी लगा सकते हो। तो GHI और J ऊपर बने थे 6, ये और 4, 10 स्ट्रक्चर बन गए। और क्या कर सकते हो, और भी कुछ कर सकते हो क्या। हाँ, अभी और पॉसिबिलिटी है। और ये काम कर सकते हो कि 3 की साइड चेन लेनी है तो तीनों मिथाइल ही लगा दो ना। तो 3 मिथाइल लगाओ। तो 3 मिथाइल लगाने का क्या तरीका है, 2 मिथाइल एक कार्बन पे और एक मिथाइल अलग पे। ऐसा मत बोल देना कि तीनों मिथाइल एक पे लगा दिए, 2 ही की वैलेंसी है यहाँ पे ना भाई। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने तो 2 बॉन्ड और बना सकते हो। तो 2 मिथाइल एक पे और एक मिथाइल एक पे, या फिर तीनों मिथाइल अलग अलग कार्बन पे, एक मिथाइल इस पे, एक मिथाइल इस पे, एक मिथाइल इस पे। ABCDEFGHIJ K और L, दिस इज K एंड दिस इज L। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने, 12 स्ट्रक्चर बने। ठीक है, और ये कौन से, सिर्फ साइक्लिक वाले। अभी इसमें ओपन चेन वाला नहीं जोड़ा, ओपन चेन वाले भी अलग हैं, लेकिन अब उतना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब इनमें रिलेशन हमें स्टडी करना है। तो अगेन मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा नहीं यहाँ पे, कुछ कुछ चीजें मैं बोल दे रहा हूं, जो काम की बातें बस वही बताऊंगा। ठीक है, आप चाहें तो अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। जैसे ए क्या है, ए में पेरेंट चेन है 6 कार्बन की और बाकी फिर 6 कार्बन की चेन और कहीं नहीं है। ए इज चेन आइसोमर विथ ऑल। बी में पेरेंट चेन 5 कार्बन की है और इसके अलावा 5 कार्बन की पेरेंट चेन और कहीं नहीं। बी इज चेन आइसोमर विथ ऑल, सबके साथ बी चेन आइसोमर है। अच्छा, फिर इसमें क्या है कि सी और डी के बारे में बात करें। ठीक है, तो मैं सी डी लूं या सी ई लूं या मैं सी एफ लूं। तो देखिए, पेरेंट चेन तो 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन और 4 कार्बन, लेकिन साइड चेन में डिफरेंस है। यहां साइड चेन 2 कार्बन की है और यहां पे एक एक कार्बन की साइड चेन्स हैं। तो सी डी, सी ई एंड सी एफ ऑल आर सी डी, सी ई, सी एफ ऑल आर चेन आइसोमर्स। ये सारे के सारे चेन आइसोमर्स हैं। ठीक है,
ये सब चेन आइसोमर्स हैं। आइए एक दो रिलेशन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग अगर DE और EF या DF में रिलेशन स्टडी करेंगे, ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, DE, D और E और F या D और F, ठीक है। तो फिर से अगर एक बार देखिए आप, तो D का नाम क्या है, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,2 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल, ठीक है। तो इनमें सिर्फ दिस इज 1,1, दिस इज 1,2 एंड दिस इज 1,3। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, इनमें सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है और ये सारे के सारे हैं आपस में एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो काफी डिटेल में हमने पढ़ा है, बाकी रिलेशंस भी आप निकाल के देख सकते हैं, जैसे I और J, ठीक है, ये भी क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होता है G और H के बीच में। अब G और H में देखिएगा ध्यान से, जैसे पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो G का नाम आप क्या रखेंगे, G का नाम आप रखेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। और इस जैसे यहां पे साइड चेन डिफरेंट हो गई ना भाई, यहां पे साइड चेन 3 कार्बन की है और यहां पे साइड चेन में क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, सब्स्टिट्यूएंट विद इन सब्स्टिट्यूएंट, समझ रहे हैं। तो इसमें आप कैसे करेंगे, इसमें आप नाम रखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, जैसे ये वाली साइड चेन को मेन चेन ले लेंगे और फिर इसका नाम रखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। मतलब इनकी साइड चेन्स डिफरेंट है, ध्यान से सुनो फिर से। जी में 3 कार्बन की चेन दिख रही है, तो इसका नाम आप रखेंगे प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम आप रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसका नाम आप रखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो क्या इनमें सिर्फ लोकेंट का डिफरेंस है, नहीं, ठीक है। तो ये कैसे कहलाएंगे, G और H एक दूसरे के कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। G एंड H विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, K और L क्या हो जाएंगे, K और K क्या है, 1,1,2, 1,1,2 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है, 1,2,3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो K और L एक दूसरे के क्या हो गए, पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। K एंड L आर पोजिशनल। लेकिन इधर से ले लो I और K ले लो, तो I और K चेन है, J और L भी चेन है। तो इस तरह से और भी रिलेशनशिप्स आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और इस वीडियो में काफी डिटेल में हम लोगों ने एनालाइज किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं, और काफी सारे हमने एग्जाम्पल भी लिए। बहुत लंबे क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबा क्वेश्चन अगर ले लोगे तो वहां पर क्या होगा कि भाई बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आप और दिमाग लगाना चाहते हो और लेट अस से आप C6H12 के ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हो, तो मैं बना के आपको नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे, मतलब असाइक्लिक वाले, तो टोटल 13 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आप अगर और दिमाग लगा के देखना चाहते हो तो आप देखो, आपका आंसर यहाँ पे 13 आना चाहिए। वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आएंगे तो छोटे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े फॉर्मूले के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो 13 स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ओपन चेन वाले, और 12 बने थे अभी कौन से, साइक्लिक वाले, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर्स की अगर बात करेंगे तो 13 + 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 25 हमारा आंसर है, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स अवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस टाइम।